हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। तो 62 लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा डिबई का मॉडल बचा हुआ है उसका अगला पार्ट। हमने आवर्ती न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू में कंपनी धावों की संख्या कैलकुलेट कर ली थी, सिग्मा न्यू डी न्यू, जिसका मान आया था 9 कैपिटल N अपॉन न्यू डी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आज हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा से, दैट इज टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड। कि जो सतत माध्यम माना है हमने ठोस पदार्थ को, उस सतत माध्यम में कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है, यदि हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो कल हमने यहाँ तक स्टार्ट कर लिया था, यहाँ तक निकाल लिया था कि सिग्मा न्यू डी न्यू की वैल्यू आई थी अपने पास 9 कैपिटल N अपॉन न्यू डी क्यूब न्यू स्क्वायर और डी न्यू, ठीक है। ये जो थी यहाँ पर, ये था डिबई अंतक आवृत्ति, ठीक है। अंतक आवृत्ति क्या होता है कि अधिकतम कितनी संभावित आवृत्ति हो सकती है, उसको बोलते हैं न्यू डी, डिबई फ्रीक्वेंसी या डिबई अंतक आवृत्ति या डिबई कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, डिबई कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सी पार्ट से। उसमें लिखो ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा। ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड। कुल आंतरिक ऊर्जा U बराबर, हम टोटल इंटरनल एनर्जी को U मान के चल रहे हैं और टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी देखो, इसे फ्रीक्वेंसी रेंज में कंपनों की संख्या या फिर कहें कि कंपन कौन कर रहे हैं, ठीक है, कंपन में धावों की संख्या क्या है, ये परमाणु की संख्या से रिलेटेड कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि अपने को कंपन में धावों की संख्या कितनी हो रही है और प्रत्येक कंपन में माध्य ऊर्जा कितनी है, ठीक है, तो माध्य ऊर्जा को मैं कंपन में धावों की संख्या से मल्टीप्लाई करके जब इंटीग्रेशन ले लूंगा तो मेरे पास टोटल इंटरनल एनर्जी निकल के आ जाएगी, ठीक है। यानी प्रोसीजर क्या है, 0 से न्यू डी तक समाकलन, ये फ्रीक्वेंसी है न्यू डी जिसको बोलते हैं, अब वी मत लिखना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, इसको लिखना न्यू और नीचे डी, ई बार सिग्मा न्यू डी न्यू, ठीक है। कंपन में धावों की संख्या ये है आवर्ती न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में। तो मुझे जब 0 से न्यू डी, 0 फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि न्यू बराबर 0 से लेकर न्यू बराबर न्यू डी तक अवेलेबल हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर कंटिन्यूस रेंज में न्यू डी तक की आवृत्तियां पॉसिबल होती हैं जी। ये है न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू में, तो 0 से न्यू डी के अंदर क्या करना पड़ेगा, समाकलन, और फिर प्रत्येक को उसकी एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहां ई बार कंपन विधाओं की औसत ऊर्जा है, क्या है, कंपन विधाओं की एवरेज एनर्जी ई बार, और जिसकी वैल्यू कितनी है, ये है एच न्यू 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन AT माइनस 1, ठीक है। यह वही एवरेज एनर्जी है जो आइंस्टीन ने कैलकुलेट करके दी थी, उसी का प्रयोग किया डिबई ने। एवरेज एनर्जी या औसत ऊर्जा बराबर एच न्यू 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन KT माइनस 1, ठीक है, इसका हमने यूज करना है। और यहां पर सिग्मा न्यू डी न्यू क्या है, आवृत्ति परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या
इस आवर्ती परास न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या क्या है? सिग्मा न्यू डी न्यू। और न्यू डी क्या है? डिबाई कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, डिबाई कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी या अधिकतम संभावित आवृत्ति। अधिकतम संभावित आवृत्ति। ठीक है, मेरी तुम लोगों को सलाह यही है कि तुम जो भी टॉपिक चाहे पढ़ो, लेकिन उसको एक बार ये वीडियो देखने के बाद उसको एक बार बुक से ज़रूर पढ़ो। और अब तुम फाइनल में आ चुके हो, तुम्हारा यदि मान लो कि पर्पज़ है आगे हायर स्टडी करने का, एमएससी करने का, फिजिक्स से चाहे मैथ्स से चाहे केमिस्ट्री से, किसी से भी आप करना चाहो, इंग्लिश की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखो। किसी आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कंपन को वाइब्रेशन बोलते हैं, ठोस को सॉलिड बोलते हैं, कंपन विधाओं को मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं, संख्या को नंबर बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है। ठीक है, वहाँ पर आपको ग्रामर ऐसे नहीं कि ग्रामर का ध्यान रखना है, केवल आपको छोटी मोटी इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप उसको कैसे भी सेंटेंस कब बना के लिख सको, इतना। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसको लिखो। अब हम क्या करेंगे, एक बार सिग्मा न्यू डी न्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा मैं, उसके बाद मेरे पास यू का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। चले आगे। अतः कुल आंतरिक ऊर्जा क्या बन जाएगी? अब U बराबर, देखो 0 से न्यू डी और 0 से न्यू डी, अंदर कौन है? सबसे पहले मैं मान रखता हूं इसका h न्यू 1/2 प्लस 1 अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है, ये तो मैंने मान रख दिया एवरेज एनर्जी का औसत ऊर्जा का। सिग्मा न्यू डी न्यू का भी मान रख दो, कितना है? 9 कैपिटल N बटे न्यू डी क्यूब और न्यू स्क्वायर डी न्यू। 9 कैपिटल N अपॉन न्यू डी क्यूब, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, H न्यू तो अंदर रहेगा, तो 9N H अपॉन न्यू डी क्यूब, ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, 9 कैपिटल N H और न्यू डी क्यूब और समाकलन 0 से न्यू डी, अंदर कौन है? 1/2 प्लस 1 अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है, एंड क्या क्या बच गया? न्यू क्यूब डी न्यू, न्यू क्यूब डी न्यू बच गया अपने पास। ठीक है, अब ये है आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी। एच था यहाँ पर, एच को मैंने बाहर निकाल लिया, न्यू यहाँ पर न्यू की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यू क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है एक एक स्टेप का। और उसके बाद में ये है टोटल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको मान लो कि इक्वेशन नंबर 8 देना, या फिर जो आपका समीकरण चल रहा है उसके हिसाब से देके चलना। अभी मुझे याद नहीं कि कौन सा समीकरण था, इसलिए मैं इसको ए समीकरण देके चल रहा हूँ। तो यहां पर देखते हैं कि अब अगला जो टर्म आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा
मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है इस ठोस पदार्थ की। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो होता है CV मोलर बराबर DU/dt, और उसमें जहां पर भी n आएगा इस मोल उसकी जगह मैं 1 रखूंगा, क्योंकि प्रति मोल की जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर विशिष्ट ऊष्मा बोल के चलते हैं। तो क्या करना है मुझे? इसका आकलन करना है। तो 9 कैपिटल NH अपॉन न्यू D क्यूब, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और d/dt किसका हो जाएगा? देखो इसमें टेम्परेचर का फंक्शन केवल यही है, तो इसी का आकलन होगा इस वाले पार्ट का, और बाकी ऐसे कैसे रहेगा? तो 0 से न्यू D = 2 + 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल, या फिर देखो e की पावर में लिखो या एक्सपोनेंशियल लिखो, एक ही बात होती है, तो मैं e की पावर लेके चल रहा हूँ। और न्यू क्यूब डी न्यू, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? CV मोलर 9 कैपिटल NH अपॉन न्यू D क्यूब। इसका आकलन करते हैं। आकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे रहेगा? 0 से न्यू D, इसका आकलन होगा टाइम के साथ 1/2 का हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद में 1/x का -1/x², तो -1/x² यानी e⁻h⁴/kT -1 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। e⁻h⁴/kT -1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद में e⁻h⁴/kT -1 का भी होगा, इसका भी तो होगा पूरे का, ये भी तो फंक्शन है। पहले तो 1/x का किया था -1/x², फिर e⁻h⁴/kT -1 का होगा तो -1 का 0, e⁻x का e⁻x, e⁻x का e⁻x हो गया। लेकिन x में भी फंक्शन है, h⁴/kT में भी है, तो h⁴k तो कांस्टेंट रहेगा, h⁴k तो बाहर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 1/t का हो जाएगा -1/t², तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये लॉजिक। और न्यू क्यूब फ्रीक्वेंसी का क्यूब, और डी न्यू ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है ना उसको ले लो कॉमन, और जो 0 है उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे क्या बन जाएगा ये? CV मोलर बराबर 9 कैपिटल N अपॉन न्यू D क्यूब, ठीक है। एक काम करता है, देखो यहां से देखिए अपने पास क्या क्या आ रहा है। 0 तो हट जाएगा, e⁻h⁴/kT रहेगा ऊपर, e⁻h⁴/kT ऊपर रहेगा, और नीचे e⁻h⁴/kT -1 का होल स्क्वायर रहेगा, ओके। उसके अलावा क्या है? h/k और t², ठीक है। ये ऐसे है, देखो न्यू और न्यू क्यूब मिलके क्या बन जाएंगे? न्यू की पावर 4 और डी न्यू, ठीक है, न्यू की पावर 4 बन जाएगी। लेकिन उसके साथ क्या क्या है? h k और यहां पर t², तो इसको मैं यहां लिख देता हूं h² k अपॉन t²,
ऐसे तो है एच भाई न्यू तो फ्रीक्वेंसी तो मैंने अलग निकाली न्यू क्यूब के साथ, तो न्यू और न्यू क्यूब कितना हो गया, न्यू की पावर 4 हो गया। एच अपॉन के, एच यहाँ पर है तो एच इंटू एच हो जाएगा एच स्क्वायर, और सॉरी नीचे क्या आएगा ना, यहाँ पर नीचे आएगा के, ठीक है। एच इंटू एच हो गया यस एच स्क्वायर, नीचे के है तो के को यहाँ लिख रहा हूँ उसके साथ के बी, जिसको बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं, और टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर नीचे है, और कुछ तो थोड़ी बचा इसमें 9n और न्यू डी क्यूब पहले से है, एच इंटू एच हो गया एच स्क्वायर, के टी स्क्वायर हो गया, बाहर आ गया, क्योंकि अंदर केवल फ्रीक्वेंसी वाला ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पर है ये हो गया, ठीक है। देखो अब क्या करना है, लेट एच न्यू अपॉन के बी टी, इसको मैं कई बार के भी लिखूंगा कई बार के लिखूंगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, आप के लेके चल लेना के भी लेके चल लेना, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसको मैं मान के चल रहा हूँ एक्स, ताकि थोड़ा सा नोटेशन सही हो जाए, ठीक है। तो देखो लिमिट चेक करते हैं, x बराबर 0, सॉरी फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 0 पर, चलो न्यू 0 होगा क्योंकि देखो न्यू की लिमिट क्या है 0 से न्यू डी, तो जब न्यू बराबर 0 है तब x बराबर कितना होगा, न्यू 0 होते x कितना हो जाएगा 0, और न्यू बराबर न्यू डी पर x बराबर कितना हो जाएगा, h न्यू डी अपन के टी, h न्यू डी अपन के टी, जिसको मैं लिख रहा हूं x डी। अब h न्यू डी अपन के, h न्यू डी अपन के, इसको मैंने मान लिया थीटा डी, जो कि हम मान के चलते हैं, ठीक है। थीटा डी क्या है, आइंस्टीन सॉरी डिवाइड टेम्परेचर, यहां थीटा डी है एच न्यू डी अपॉन के, एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है, गलती मत करना कोई भी। इसको बोलते हैं डिवाइड ताप, डिवाइड टेम्परेचर या डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन होती है वो टेम्परेचर की होती है, एच न्यू डी अपॉन के की। तो लिमिट देखो x, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट, तो x बराबर 0 से लेके थीटा डी अपॉन टी तक लिमिट हो जाएगी, ठीक। इसलिए सी वी मॉडल बराबर 9 कैपिटल N अपॉन न्यू डी का क्यूब एच स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके थीटा डी अपॉन टी, थीटा डी अपॉन टी, या थीटा डी है थीटा डी अपॉन टी, ठीक है, थीटा डी अपॉन टी, e की पावर x बटे e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक चीज और, फ्रीक्वेंसी की पावर लिखनी है 4 x की टर्म में, क्योंकि पूरा x में आना चाहिए ना, तो यहां से देख लो, यहां से न्यू की पावर 4 कितना होगा, k टी ऊपर चला जाएगा तो k की पावर 4, t की पावर 4, x की पावर 4 बटे h की पावर 4, समझ में आ रही है बात, k की पावर 4, t की पावर 4, x की पावर 4 बटे h की पावर 4, क्योंकि न्यू बचेगा पूरा का पूरा मटेरियल k t और k टी ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, h नीचे चला जाएगा, तो ये मुझे रखना पड़ेगा, इसकी जगह न्यू की पावर 4 की जगह k की पावर 4, t की पावर 4, x की पावर 4 बटे h की पावर 4 रख दो इसकी जगह। रख दिया, और डी न्यू भी तो है, डी न्यू भी तो है, तो डी न्यू कैसे आएगा, ठीक है, h डी न्यू अपॉन के टी बराबर क्या होगा dx, ठीक है, यहां साइड में लिख देता हूं मैं, आप एक काम करना यहां पर लेके आना इसको, h डी न्यू अपॉन के टी बराबर क्या होगा dx, अरे आउटलाइन भी तो करना है, h डी न्यू का होगा डी न्यू, x का होगा dx, अब h अपॉन के टी तो कांस्टेंट है, तो यहां से डी न्यू की वैल्यू कितनी आ गई
के टी अपॉन एच डी एक्स। तो मुझे डी न्यू का मान भी रखना पड़ेगा, के टी अपॉन एच डी एक्स, तो इंटू के टी अपॉन एच डी एक्स। ठीक है, इसको जरा एक बार नोट करो, फिर इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। अब जो इसमें जो कट रहा है उसको काटेंगे। ठीक है, चले आगे देख लो इसको आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। हाँ जी, अब देखो क्या करना है। ये स्टेप मुझे काम आने वाली है अभी, ये स्टेप मुझे काम आने वाली है, इसलिए मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको मैं हटा रहा हूं और मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, मैं थोड़ा अपना आराम से चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अब देखिए या बराबर 9 कैपिटल है। अब जो इसमें कट रहा था ना उसको काटो पहले, तो इस के को काटना है नहीं, तो देखो एक यह काम यहाँ पर ये है कि मैं पहले तो इसको साइड में लिखता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करके के टी अपॉन एच डी एक्स को, ताकि ऐसा लगे कि मल्टीप्लाई है के टी अपॉन एच डी एक्स। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या करना है कि इस के से, भाई के से ये तो कांस्टेंट है ना, ये सब कांस्टेंट है मल्टीप्लाई, केवल x को छोड़कर, तो इस के से ये कट जाएगा और पावर कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। टी स्क्वायर से ये कट जाएगा और इसकी पावर बच जाएगी 2। यहां पावर को काटना है, यहां पूरे को काटना है। ठीक है, ये कट गया। उसके अलावा एच स्क्वायर से ये पावर कट जाएगी, 2 बच जाएगी। ठीक, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो देखो k की पावर कितनी है, 3, t की पावर 2 और 1 कितनी हो गई, 3, यानी k की पावर 3, t की पावर 3, और ये इस वाले k को बाहर ले रहा हूं। ओके, उसके अलावा नीचे क्या है, h इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूं 9n, k को अलग और k क्यूब, भाई ये k तो मैंने बाहर निकाल लिया, और इस k क्यूब t 2 + 1 t क्यूब अपॉन न्यू d क्यूब, या उससे पहले h स्क्वायर इंटू h क्यूब और न्यू ड्यू क्यूब। ठीक है, देख लो 9 कैपिटल है, 9 कैपिटल है, न्यू डी क्यूब, h स्क्वायर इंटू h क्यूब, k क्यूब, t स्क्वायर इंटू t क्यूब। केवल बचेगा यहां से, वो जो k बचेगा उसको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये वाला k, और अंदर क्या है, थीटा d अपॉन t, e की पावर x, और यहाँ x की पावर 4 इंटू बटे t की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx। और कुछ थोड़ी बचा है, x की पावर 4, x की पावर 4, e की पावर x, e की पावर x, नीचे e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल dx। ठीक है, तो यहां से देखिए ये बराबर हो जाएगा Cv मोलर 9 कैपिटल N K B। ये क्या है, h न्यू अपॉन k क्या होता है, h न्यू डी अपॉन k, थीटा डी, नीचे थीटा डी, ऊपर है t बटे थीटा डी का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं भाई, t का क्यूब, इसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है, h न्यू डी अपॉन k क्या होता है, नीचे थीटा डी आ जाएगा, इसका क्यूब है तो क्यूब हो गया, समाकलन 0 से थीटा डी अपॉन t, x की पावर 4 e की पावर x बटे e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको हटा दो। या
चूंकि जो एन के बी होता है वो बराबर होता है एन आर, बट एन कितना है 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर। ठीक है, एन के बी से क्या आ जाएगा आर, तो सी बी मोलर कितना बन जाएगा 9 कैपिटल एन कैपिटल एन कैपिटल आर टी अपॉन थीटा टी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, समाकलन 0 से थीटा टी अपॉन टी और x की पावर 4 e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला है इसके लिए, मोलर विशिष्ट ऊष्मा के लिए, मोलर विशिष्ट ऊष्मा के लिए फॉर्मूला। एक एक स्टेप मैंने आपको ध्यान से समझाई है, एक एक स्टेप हम आराम से चले हैं। ठीक है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार से लिख दिया था, डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, एक एक स्टेप आराम से लिखिए मैंने, तो आप लिखो, इसको नोट करो। इसके बाद में अब हम इसमें ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा है जहां आर क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट, गैस नियतांक 8.314 जूल पर मोल केल्विन पर फुल। ठीक है, तो इसको लेके चलेंगे और न्यून ताप तथा उच्च ताप के ऊपर कंडीशंस निकालेंगे, क्या वेरीफाई करता है या नहीं करता एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से। क्योंकि प्रायोगिक मानों से, ये तो थ्योरी है, ये तो सैद्धांतिक अवधारणा है, ये जब ये प्रायोगिक मानों से मैच करेगी तभी थ्योरी वेरीफाई होती है। ठीक है, इसको वेरीफाई करवाएंगे। पहली कंडीशन, न्यून तापों पर कि लोअर टेम्परेचर के ऊपर क्या कंडीशन हो सकती है बच्चों। न्यून ताप का मतलब होगा कि एच न्यू ग्रेटर है के बी टी से। भाई टेम्परेचर लोअर है ना, तो एच न्यू ग्रेटर होगा के बी टी, या एच न्यू अपॉन के बी टी ग्रेटर 1। ठीक है, तो जब ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में थीटा डी अपॉन टी की जो लिमिट होगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत छोटा है, तो थीटा डी अपॉन टी की जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि थीटा डी टेम्परेचर जो है वो हायर है। ठीक है, और टी बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब इसको क्या बना देगा, इनफाइनाइट नहीं, टेंस टू इनफाइनाइट, यानी बहुत बड़ी राशि की तरफ बढ़ रहा है ये। तो लिमिट ये तो जीरो ही रहेगी, लेकिन ये वाली लिमिट कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक, इस कंडीशन में। और इसके अलावा एच न्यू अपॉन के बी टी जब ग्रेटर 1 है तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं अतः सी बी मोलर इज इक्वल टू 9 कैपिटल एन आर टी अपॉन थीटा डी का क्यूब, टी क्यूब अपॉन थीटा डी का क्यूब, 0 से इनफाइनाइट x की पावर 4 e की पावर x बटे e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx। ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है अपने को। ठीक है, ये क्या है 9 कैपिटल एन कैपिटल आर टी अपॉन थीटा डी का क्यूब, 0 से टी थीटा डी अपॉन टी, x की पावर 4 e की पावर x बटे e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ओके, पर्पस क्या है अपना, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना। इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इस समीकरण में 0 से इनफाइनाइट
e की पावर x x की पावर 4 डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। देखो क्या करना है, इसमें मैं तुम्हें गामा फंक्शन लगाना बताऊंगा, लेकिन वो गामा फंक्शन का मॉडिफाइड रूप होगा, परिवर्तित रूप। नीचे से e की पावर x को कॉमन ले लो, तो e की पावर 2x बाहर आएगा, क्या बच जाएगा इसकी जगह 1 माइनस e की पावर माइनस x, क्योंकि 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x ना, 1 अपॉन e की पावर x ना, ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर dx। यहां से देखो e की पावर x से इसकी पावर 2 कट जाएगी और e की पावर x ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x। और बटे क्या है 1 माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर dx। पिछली बार मैंने तुम्हें इसके बारे में कैलकुलेशन नहीं करवाई थी, डायरेक्ट मान लिखवाया था 4/15 पाई की पावर 4, लेकिन मैं तुम्हें इस बार बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में है अपने। तो बराबर क्या आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट x की पावर 4 e की पावर माइनस x, और इस वाले पार्ट को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 2 की जगह -2, 1 माइनस e की पावर माइनस x की पावर -2 dx बराबर कितना आएगा। देखिए इसका प्रसार करना है, इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है, प्रसार करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 4 e की पावर माइनस x 1 प्लस x की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 4 एक्स की पावर एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो 1 प्लस एन एक्स करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 2 e की पावर माइनस एक्स प्लस 3 e की पावर माइनस 2x, क्योंकि n इंटू एन माइनस 1 का मतलब है माइनस का 2 माइनस 1 यानी 3 दूनी 6 बटे फैक्टोरियल 2, तो 3 आएगा आंसर और प्लस हो जाएगा वो। तो e की पावर फिर x का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर x का स्क्वायर कितना होगा e की पावर 2x, लेकिन माइनस से पावर तो माइनस का 2x रहेगा, माइनस का 2x रहेगा। इस प्रकार से चलता जाएगा ये, और साथ में कौन है dx। देखो बराबर आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी, पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्लस 0 टू इंफिनिटी x की पावर 4 2 बार आएगा, x की पावर 4 e की पावर x, और e की पावर x कितनी हो जाएगी e की पावर माइनस 2x, x की पावर 4 2 बार रहेगा e की पावर माइनस 2x dx प्लस अगले में 3 बार रहेगा 0 टू इंफिनिटी x की पावर 4, इसमें 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3। इस प्रकार से चलता रहेगा, इस प्रकार से चलता रहेगा। और इसके अंदर ठीक है, इस समीकरण में अब अपने को एक गामा फंक्शन लगाना है, और वो गामा फंक्शन है मॉडिफाइड फॉर्म में। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करो, मैं तुम्हें गामा फंक्शन बताता हूँ, वो अप्लाई करेंगे इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पर गामा फंक्शन आसानी से लगा सकते हैं, आपने पढ़ भी रखा है, ठीक है, पढ़ाया सबने आपको, तो वहां पर गामा फंक्शन लगाना है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी। ठीक है, चलें इसमें आगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या ये कैपिटल एन नहीं आएगा भाई, यहाँ पर एन के पी की जगह हमने स्मॉल एन आर रखा था। ठीक है, वो फिर गलती से मैंने वापस कैपिटल एन रख दिया, ये एन हटा लेना। और यदि इससे पहले वाले में लिखा है ना एन इंटू के पी की जगह स्मॉल एन इंटू आर आएगा, लेकिन स्मॉल एन 1 है तो केवल एन के पी की जगह आर ही आ जाएगा, तो 9r ही आएगा फॉर्मूला में। ठीक है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे।
अप्लाई करना है चूंकि गामा फंक्शन है कि 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx, ये परिवर्तित रूप कहलाता है गामा फंक्शन का। तो गामा n बटे a की पावर n, इस सूत्र का प्रयोग करना है आपको, क्योंकि कहीं पर x की पावर 4 है, e की पावर माइनस x है, e की पावर माइनस x में a की वैल्यू कितनी है 1, तो नीचे 1 की पावर n, मतलब कोई मतलब नहीं है। किसी में e की पावर माइनस 2x है तो यहाँ 2 की पावर n आ जाएगा फिर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो आसानी से, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना, प्रयोग करने के बाद ठीक है मान निम्न प्रकार प्राप्त होता है। ठीक है जी, आप यहाँ पर गामा फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, आपको वैल्यूज निकालनी है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू आएगी 0 से इंफिनिटी x की पावर 4 e की पावर x, अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा फिर। x की पावर 4 e की पावर x बटे e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 बटे 15, और ब्रैकेट में आएगा 97.08, क्योंकि सब में से 4 बटे 15 कॉमन आ जाएगा और अंदर जुड़ेंगे सबके सब, किसी की वैल्यू 5 होगी, किसी की मान लो 6 है, किसी की 10 है, जो सब जुड़ जाएंगे 97.08 के समथिंग आएगा। और ये वैल्यू लगभग है 4 बटे 15 पाई की पावर 4, क्योंकि 3.14 की पावर 4 करेंगे तो लगभग 97.08 के आसपास प्राप्त होता है, 97.08। मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 4 बटे 15 पाई की पावर 4, ठीक है। इसका मान मोलर विशिष्ट ऊष्मा में रखने पर तो जब उसमें इसका मान रखेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी निकल के CV मोलर बराबर 9 कैपिटल R T अपॉन थीटा डी का क्यूब, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 बटे 15 पाई की पावर 4, पाई की पावर 4। यहां से देखिए 5 3 15 और 3 3 9, तो 4 3 12, 12 बटे 5, 12 बटे 5 R पाई की पावर 4 और T अपॉन थीटा डी का क्यूब, ठीक है। और इसको यदि और भी सोल्व करें, इसको और भी सोल्व करें 12 बटे 5, तो यहां से 5 दूनी 10 और पाई की पावर 4, इसको और भी सोल्व करेंगे तो 1.96 गुणा 10 की घात 6, 1.96 गुणा 10 की घात 6 टी अपॉन थीटा डी का क्यूब, लेकिन सोल्व नहीं करना है, इसी में रखना है 12 बटे 5 आर पाई की पावर 4 टी अपॉन थीटा डी का क्यूब। ये अपना रिजल्ट है, ये क्या है रिजल्ट। अब यहां से आपको क्लियर दिख रहा है, निम्न ताप पर जो विशिष्ट ऊष्मा है, जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी क्यूब के। किसके प्रोपोर्शनल है? टी क्यूब के। और यही तो रिजल्ट चाहिए था कि टेम्परेचर की तृतीय घात के समानुपाती हो जाए जब हम न्यून ताप के ऊपर बात करते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा किसके समानुपाती है? तो लिखना है इसमें, अतः डिबई के सिद्धांत के अनुसार निम्न ताप पर ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, अतः डिबई के सिद्धांत के आधार पर निम्न ताप पर ठोस पदार्थों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा ताप की तृतीय घात के समानुपाती होती है, ठीक है। और यह मान प्रायोगिक मानों के अनुरूप प्राप्त होता है, ये लिख लेना इसके नीचे। अब हम बात करेंगे हायर टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? हायर टेम्परेचर के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये टॉपिक, ठीक है, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं हायर टेम्परेचर, उच्च ताप पर।
अगला इसका जो पार्ट है वो है उच्च ताप। जैसे कि मैंने लिखवाया था वो लिख लेना जरूर, जो मैंने थ्योरी बोली है आप लोगों से अभी वो जरूर लिखनी है उस रिजल्ट के नीचे। तो उच्च ताप पर सेकंड केस उच्च ताप पर, क्योंकि रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उच्च ताप का मतलब है कि एच न्यू लेस देन kBT। जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से जो थर्मल एनर्जी है kBT वो ज्यादा हो जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में, एच न्यू। एच न्यू क्या है, फोटोन की एनर्जी, या फिर उसकी जो वाइब्रेशन की एनर्जी है दैट इज एच न्यू। तो यहाँ पर ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि एच न्यू अपॉन kBT वो क्या है, लेस देन 1। तो जब ये लेस देन 1 है तो एच न्यू अपॉन kB क्या है, x, मतलब x लेस देन 1 है। इसका मतलब तो यही है ना, एच न्यू अपॉन k क्या है, x, तो x लेस देन 1 है तो e की पावर x का प्रसार केवल 1 प्लस x पे ही रुक जाएगा। का जो प्रसार होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल, क्योंकि x छोटा है, ये जो x है ये 1 के रेस्पेक्ट में वो छोटा है, तो लगभग इसकी वैल्यू 1.0000 समथिंग ही मिलेगी, लगभग 1 ही मान सकते हैं, e की पावर x को लगभग 1 ही मान सकते हैं। तथा e की पावर x माइनस 1 कितना होगा, 1 प्लस एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स, और माइनस वन ये से कट गया तो लगभग x के बराबर आ गई, e की पावर x माइनस 1 की वैल्यू जो नीचे है क्वांटिटी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, x। अतः सूत्र के अनुसार जो विशिष्ट ऊष्मा आएगी उच्च ताप पर वो आएगी 9 कैपिटल R और T अपॉन थीटा डी का क्यूब समाकलन 0 से न्यू डी, सॉरी थीटा डी अपॉन टी, थीटा डी अपॉन टी, और x की पावर 4, e की पावर x की जगह क्या रखो, देखो 1 प्लस x रखेंगे ना तो फिर बाद में वापस अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, और यदि 1 रखेंगे तो केवल अभी अप्रोक्सीमेशन से कम चल जाएगा। 1 प्लस एक्स रख के भी आंसर उतना ही आएगा जितना 1 रख के आएगा, क्योंकक्योंकि फिर बाद में वापस नेग्लेक्ट करेंगे एक चीज को, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 लेके ही अभी चल रहा हूं, बटे e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर dx। ध्यान रखना, फिर ये मत कहना कि 1 प्लस ऊपर 1 प्लस x रखा हुआ है, नीचे 1 रख दिया, क्योंकि x की वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी है, तो लगभग e की पावर x की वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि x लेस देन 1 है, ठीक है। यहां से देखिए कितना बच जाएगा, ये 2x स्क्वायर बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 कैपिटल R t अपॉन थीटा d का क्यूब समाकलन 0 से थीटा d अपॉन t, 0 से थीटा d अपॉन t, और x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन बता दो कितना हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 तो x क्यूब बाई 3 होगा, उसकी लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से थीटा डी बाई डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से कितना आ जाएगा, ये जो 3 है ये तो बाहर आ जाएगा, और थीटा डी अपॉन टी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है ये एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये लगभग क्या है, अप्रोक्सीमेशन, लगभग नियर इक्वल टू है, एग्जैक्ट नहीं है रिजल्ट, लगभग आसपास। तो यहां से ये इससे कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कट गया 3 बार, और ये लगभग कितना आ गया, 3 × R,
जो कि उच्च ताप पर प्रायोगिक मानों के अनुरूप है। प्रायोगिक मान ये बताते हैं कि हायर टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है विशिष्ट ऊष्मा की, उससे ज्यादा नहीं बढ़ती है, 3 × R। हमने बताया था ड्यूलॉन्ग-पेटिट नियम के अंदर आपको। अतः उच्च ताप पर ठोसों की विशेष ऊष्मा ताप की तृतीय घात का तो उसमें आएगा लोअर टेम्परेचर के ऊपर लगभग नियत 3R प्राप्त होती है। जो प्रायोगिक मानों के अनुरूप है। जो किसके अनुरूप है? प्रायोगिक मानों के अनुरूप है। तो ये आपका रिजल्ट है, लिखिए इसको। और फिर इस सिद्धांत में क्या क्या कमियां रह गई, इसने क्या एक्सप्लेन कर दिया, इसका ग्राफ बनाएंगे अभी, और इसमें क्या कमियां रह गई थी उन 2 कमियों को भी लिखेंगे। लिखो। चले आगे। हाँ जी, अब देखिए इसका ग्राफ बनता है स्पेसिफिक हीट का। इधर आएगा मोलर स्पेसिफिक हीट, इधर आएगा, यहां पर तो मोलर स्पेसिफिक हीट आती है और इधर आती है इसकी T/θD। कई बार टेम्परेचर भी लेते हैं, कई बार T/θD भी लेते हैं। ठीक है, T/θD यहां से 0 से स्टार्ट करेगा, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा? 1। इस प्रकार से वैल्यू चलती है। यहां पर चलती है 0.3, 0.6, 0.9। ठीक है, इस प्रकार से 3, 6, 9, 1.2 इसकी T/θD का रेशियो है। इसके बाद में अब इसमें जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से मिलता है कि भाई जो डिब्बई का है वो तो किसके प्रोपोर्शनल है? T³ के। तो इस प्रकार से चलता है, बढ़ता है इस प्रकार से कांस्टेंट हो जाता है यहां पर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है डिब्बई को, डिब्बई मॉडल। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिब्बई मॉडल। जबकि आइंस्टीन का जो मॉडल है वो किस प्रकार से है कि उसमें धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करता है, उसके बाद में एक्सपोनेंशियली जाता है, फिर उसमें मिल जाता है। हायर टेम्परेचर के ऊपर उसने वेरीफाई कर दिया था ना आइंस्टीन ने। लोअर के उसके ऊपर उसने बताया था कि चरघातांकी रूप से बढ़ता है। ये है आइंस्टाइन मॉडल। कई बार आइंस्टाइन का नाम आइंस्टाइन मिलेगा, कई बार आइंस्टीन मिलेगा, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आइंस्टाइन जो भी लिखना है तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ग्राफ बना देना, ये दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है, अंतर बताता है कि कहां पर क्या है। इसकी डिपेंडेंसी चरघातांकी है, इसकी डिपेंडेंसी T³ की है, इतना याद रखना है। अब डिब्बई सिद्धांत की कमियां लिखो। कमियां क्या है इसके अंदर?
इसने सही से बता दिया कि लोअर टेम्परेचर के ऊपर टी क्यूब के समानुपाती, हायर टेम्परेचर के ऊपर 3r कांस्टेंट होता है। लेकिन इसने जो माना है, इसने क्या माना था कि ठोस पदार्थ सतत माध्यम की तरह व्यवहार करता है, एक कंटिन्यूअस मीडियम की तरह व्यवहार करता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठोस माध्यम में अणु या अणुओं की जो संरचना होती है वो विविक्त होती है। अणु विविक्त रूप से विद्यमान होते हैं। अणुओं की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? डिस्क्रीट होती है। तो उसने क्या माना है? कुछ अजम्पशंस लेके माना है, ये आइडियल थ्योरी है, ठीक है। तो डेबाई ने ठोस पदार्थ को सतत माध्यम माना है, जबकि ठोस में अणुओं की संरचना विविक्त होती है। कैसे होती है? विविक्त होती है, डिस्क्रीट होती है, ठीक है। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है कि डेबाई ने क्रिस्टल संरचना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। क्रिस्टल संरचना के बारे में या क्रिस्टलीय संरचना के बारे में कोई व्याख्या नहीं की, और उसके अलावा उसने ये नहीं बताया कि विशिष्ट ऊष्मा में या फिर मोलर विशिष्ट ऊष्मा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गति के कारण कितना योगदान होता है, ठीक है। कुछ पार्टिसिपेशन तो आता है ना, उसकी व्याख्या करने में असफल हो गया। डेबाई ने क्रिस्टल संरचना तथा विशिष्ट ऊष्मा में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण योगदान या पार्टिसिपेशन, विशिष्ट ऊष्मा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण योगदान और नहीं समझाया। ये आप पूरा लिख के आएंगे तब आपको जाके मिलेंगे 3 नंबर, ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जब आप ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक करके आते हैं तब जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत आए तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके, एक बार पीछे से करके उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना। चलो लिखो इसको। ठीक है जी, लिख लिया क्या? ठीक है, एक काम और करना, अब मैं तुम्हें लिखवाता हूँ न्यूमेरिकल्स, लेकिन उससे पहले एक काम और करना, क्या कि यहाँ पर कुछ इसमें ये जो CV लिखा है इसे लिखना CV/3r, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। CV/3r आएगा। 3r का मतलब है रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.31 10⁻³ जूल पर किलो मोल बोल सकते हैं केल्विन, या फिर 8.31 जूल पर मोल केल्विन। अब न्यूमेरिकल करो, क्योंकि कई बार पूछ लेता है, 2008 में पूछा गया था, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, अदरवाइज डेरिवेशन वाला पार्ट ही ज्यादा आता है यहाँ से। एक ठोस की डिबाई आवृत्ति डिबाई आवृत्ति दे रखी है, वो डिबाई आवृत्ति है अपने पास 5.6×10⁻12 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किसमें होती है? हर्ट्ज में। वो तो डिबाई ताप ज्ञात कीजिए। डिबाई ताप ज्ञात कीजिए।
5.65 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज। इसको वीडियो को पॉज करो, एक बार इसको निकालने की कोशिश करो। थीटा डी की वैल्यू है 271.4, राजस्थान 2008 में 271.4 केल्विन। 271.4 केल्विन एंड 271.4 केल्विन इसकी वैल्यू आएगी डिवाइड टेम्परेचर की। निकालेंगे कैसे? क्योंकि थीटा डी होता है एच न्यू डी अपॉन के, ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो थीटा डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? एच कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। न्यू डी कितना दे रखा है 12 हर्ट्ज, उसकी घात -12, इसकी घात 12 दे रखा है। और के की वैल्यू कितनी होती है? के की वैल्यू होती है 1.23 गुणा 10 की घात 1.38 गुणा 10 की घात -23, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है। तो जब देखो पावर कट जाएगी, 23 से 34 कट गई, 7 यहाँ से और 4 यहाँ से 11, 10 की घात -11 बच जाएगी। और ये कट गई, इससे 10 की घात 1 बच जाएगी। और इसके बाद में जब इसको 6 गुणा 5 गुणा 10 करेंगे तो 6 5 30 गुणा 300 से ऊपर जाएगा, उसको 1.38 से डिवाइड करेंगे तो 273.4 केल्विन। ये आ गया आपका डिवाइड टेम्परेचर। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ, उसको तुम सोल्व कर लेना। आइंस्टीन के ऊपर बेस्ड है, आइंस्टीन की थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करना चाहो तो बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं काफी सर, उनको कर लेना, ठीक है। लिख लो तो इसको। तो पदार्थों के उसमें गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तीसरी यूनिट। क्वेश्चन है कि हीरे के लिए अभिलाक्षणिक आइंस्टीन ताप दे रखा है। इसके लिए हीरे के लिए आइंस्टीन टेम्परेचर थीटा ई दे रखा है आपको 1450 केल्विन। 1450 केल्विन, देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर है। 290 केल्विन ताप पर हीरे की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। 290 केल्विन ताप पर हीरे की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। कितनी आनी है, ठीक है। आर की वैल्यू आपको दी है उसने 8.31 जूल पर मोल केल्विन। 8.3 जूल पर मोल केल्विन उसने वैल्यू दी है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है आपको इसमें? जो सी भी होता है मोलर आइंस्टीन के लिए, वो होता है 3R थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर होता है ना, या क्यूब होता है, होल स्क्वायर होता है। e की पावर थीटा ई अपॉन टी डिवाइडेड बाय e की पावर थीटा ई अपॉन टी -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर सही है फॉर्मूला। अब इसमें 3 की r की थीटा ई की टी की सब यदि इसकी जगह 290 इसकी जगह 1450 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 4.19 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। जूल पर मोल केल्विन, ये आपका आंसर होगा। चेक कर लेना इसको, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करना। तो आज यहीं पर इसको खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, डेबाई का सिद्धांत। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ताप विद्युत प्रभाव। उसके बाद में अपनी इस तीसरी यूनिट का पहला पार्ट कंप्लीट, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे पदार्थों के विद्युतीय गुणधर्म, जिसके अंदर ड्रूड लॉरेंज सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे।
जिसमें कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है, धारा घनत्व आएगा J बराबर NE/VD, सिग्मा आएगा, ये ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर उन चीज़ों को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे चौथी यूनिट के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच।